और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स एक टॉपिक है और इस टॉपिक में न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे रहती है। तो सेवरल काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो आपकी बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले लें तो जैसे आपके प्रोटीन है, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, उसके अलावा लिपिड्स हैं और इन सब के भी अलावा जैसे आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सारे जो हैं बायोमोलिक्यूल्स हैं और जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इन्हीं मोलिक्यूल्स से कंपोज रहते हैं और यही आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और बाकी सारी चीज़ों को भी गवर्न करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो बायोमोलिक्यूल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किन किन जो पॉलीमर यूनिट्स जो है उसकी मोनोमर यूनिट्स जो है वो आप देखेंगे कि भी मोनोमर यूनिट्स में भी किस किस तरह से न्यूक्लिक एसिड अरेंज रहता है, किस किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है और इसकी पूरी डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपको एक पता रहना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपने देखा होगा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स जो है इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है और ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। तो आरएनए के केस में ये आरएनए है, आरएनए के केस में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग्स के लिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रहता है। तो और इसके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपका है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट रहती है, जैसा कि इसका नाम शो करता है आपको। जब भी आपको याद रखना हो कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है तो जस्ट आपको उसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको लिखनी है। जैसे कि डीएनए की है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी और आरएनए की है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब है उसमें जो शुगर मोइटी है वो आपकी राइबोज होगी। और इनके दोनों के बीच में इन दोनों शुगर्स में डिफरेंस क्या होता है वो अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं डीएनए में वो मिलते हैं आपके जी, सी, ए और टी। एटीजीसी जो है इनको हम सिंपली बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये थायमीन जो रहता है ये आपका यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, किस केस में, आरएनए के केस में। तो आपको ये याद रखना है कि थायमीन जो रहेगा आपका वो रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल से इन आरएनए के केस में ये रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको एक चीज आप याद रखनी है कि जितने आपके ए होंगे उतने ही क्या होंगे, टी होंगे, क्योंकि ए की जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग है, एडेनिन की जो बॉन्डिंग है वो थायमीन से है। तो एडेनिन जितने होंगे आपके, ए जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, उतनी ही मात्रा में टी मिलेंगे और जितने सी होंगे उतनी ही मात्रा में आपको जी मिलेंगे। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मेरे पास में 100% में से और 60% मान लो 30% मान लो मेरे पास में 30 जो है वो ए हैं, तो इसका मतलब है टी भी कितने होंगे, 30 होंगे और बाकी बचे 40 में से इन दोनों को 20 दे देंगे, तो 20 उसके अंदर जी होंगे और 20 उसके अंदर सी होंगे। तो ये एक बेसिक सा रूल रहता है और ये कॉम्प्लीमेंटरिटी के ऊपर बेस्ड है पूरा रूल कि जितने ए होंगे उतने क्या होंगे, टी होंगे और जितनी जी है उतना ही आपका सी होगा। और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर दो स्ट्रैंड्स मिलते हैं, जैसे कि इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड और ये वाला दूसरा स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, जो कि अपन अभी आने वाले स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे ऐसे। और आरएनए के केस में क्या रहता है, ए की बॉन्डिंग जो है वो थायमीन यहाँ पे एब्सेंट है, तो ए की बॉन्डिंग यू से होती है, थायमीन इसमें है ही नहीं, और सी की बॉन्डिंग जी से, जैसे कि डीएनए में होती है वैसे होती है। दूसरा है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों बॉन्डिंग्स जो आपस में चिपकी रहती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, और इसीलिए ये डीएनए जो है ये मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक एक करके देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में बने किससे होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको दो शब्द परेशान करते हैं कई बार हमें ऐसे, एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड और साइड में डिफरेंस जो है वो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि भी क्या डिफरेंस है, तो आपको ये पता रहना चाहिए ऐसे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब है टी एंड टी का मतलब होता है 3। तो टाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। और न्यूक्लियोसाइड एस का मतलब होता है सेकेंड यानी कि 2, तो इसके अंदर आपको टू कंपोनेंट्स जो है वो आपको एस में मिलेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे और न्यूक्लियोटाइड में आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे, और वो कंपोनेंट हैं कौन कौन से वो आपको बता देते हैं। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये सारे आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, तो आपकी एक स्ट्रैंड डीएनए की बन जाती है। अब ये
इनकी बॉन्डिंग भी अपन देखेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर जो है वो ये आपके सामने लिख रखी है, सब दिखा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एडेनिन जो है ना, एडेनिन जो है वो आपका बाइंड हो रखा है। एडेनिन ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, तो पहली स्ट्रक्चर जो आपको इसके अंदर मिलेगी तो वो मिलेगी N2 बेस। 3 कंपोनेंट्स टाइड्स मिलके बनाते हैं N2 बेस प्लस पेंटोज सुगर नंबर 2 कंपोनेंट, और उसके साथ में तीसरा कंपोनेंट जो रहता है वो आपका रहता है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से कि H3PO4 और उसके साथ में आप मिला दो पेंटोज शुगर और वो होगी आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए के केस की बात हम कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और साथ में तीसरा कंपोनेंट क्या आ जाता है आपका N2 बेसिस। तो ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि आपको ये पूरा का पूरा ब्लू एरो जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है। और जो 2 हैं इसमें से, और इस न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप H3PO4 को माइनस कर दें, जैसे कि मान लो इतना ही कंपोनेंट देखें जिसके अंदर N2 बेसिस हो और जिसके अंदर आपका शुगर हो, तो इस केस में क्या होगा, 2 ही कंपोनेंट आपके पास में आएंगे और 2 कंपोनेंट वाले को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो इसलिए साइड और टाइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइड का मतलब है कि 2 कंपोनेंट्स, उसमें H3PO4 नहीं रहेगा, और टाइड के केस में आपको H3PO4 जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चल के देखते हैं कि इसके इन कंपोनेंट्स को एक-एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है। H3PO4 तो H3PO फॉस्फोरिक एसिड है, बट जो शुगर है और उसके अलावा आपका N2 बेसिस है डीएनए के अंदर, वो कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ये आपका है कि N2 बेसिस कितनी तरह के रहते हैं न्यूक्लिक एसिड में, मतलब डीएनए में भी और आरएनए में भी। अब यहाँ पे कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लो कि अपन लिखते हैं A, T, C और G, तो ये, और आरएनए का केस ले लोगे तो थाइमीन की जगह पे यूरेसिल मिलेगा। अब मान लो कि आपको ये याद नहीं है, तो याद करने की इजी ट्रिक जो है वो ये है, इन सबको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, स्पेशली इसको, ठीक है ना। आप क्या करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लें, तो A के बाद में C के बाद में G के बाद में T, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक साइड में आपको लिखना है प्यूरीन और एक साइड में आपको लिखना है पायरिमिडीन। तो प्यूरीन जो है, आप क्या करो, पहला जो लेटर है इसको क्रॉस कर दो और यहाँ लिख दो, ये लो। दूसरा लेटर है इसको क्रॉस कर दो और यहाँ लिख दो। तीसरा लेटर को क्रॉस कर दो, उसको यहाँ पे लिख दो, और फोर्थ लेटर जो है वो आपका T जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल में अरेंज करके इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वन बाय वन करके, एक यहाँ पे, एक दूसरे में, एक दूसरे में, एक दूसरे में, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है कि चारों जो है वो आपके डिवाइड हो जाएंगे और प्यूरीन पिरिमिडीन में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें आप एक चीज और देखिए कि जो एडेनिन की बॉन्डिंग रहती है वो थायमिन से होती है डबल बॉन्ड से, और जो गुआनोसिन है उसकी बॉन्डिंग रहती है ट्रिपल बॉन्ड से, किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में। तो ये अपन देखेंगे ऐसे। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि मोस्टली जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग्स हैं इसके अंदर, ऐसे प्यूरीन के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी, और पायरिमिडीन्स जो होती हैं उनमें देखो सिंगल रिंग जो है आपको, साइक्लिक रिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजनस बेस के केस में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिख लीजिए, लिखने के बाद में एक साइड प्यूरीन लिखिए, एक साइड में पायरिमिडीन लिखिए, और इनको एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे A इसमें आ गया तो C इसमें आ गया, फिर नेक्स्ट लेटर इसमें, नेक्स्ट लेटर इसमें। अगर फिर यूरेसिल की बात करेंगे तो थायमीन को रिप्लेस करना है यूरेसिल से, तो यूरेसिल भी क्या हो जाएगा आपका, पायरिमिडीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूरेसिल को थायमीन से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होते। ये आपको आरएनए में देखने में मिलता है यूरेसिल, और डीएनए में आपको थायमीन देखने में मिलता है। तो ये सारा आपको याद रखना है। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो ऐसे कि साइटोसिन किसमें मिलेगा, डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा, और थायमीन जो है वो डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। और थायमीन और यूरेसिल जो है, अगर ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये डीएनए में देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम देख लेते हैं कि N2 बेसिस के बीच में, जैसे कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल स्ट्रैंड ये है। तो ये जो स्ट्रैंड्स बनी होती है ये तो शुगर प्लस फॉस्फेट की बनी होती है। जो 3 कंपोनेंट हमने देखे थे, शुगर, H3PO4 और N2 बेसिस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किससे बनी होती है आपकी, शुगर से, और उसके साथ में H3PO4 से, ये, और उसके बीच में यहाँ पे आपका होता है एडेनिन, और मान लो कि यहाँ पे इसके सामने थायमीन है, यहाँ पे मान लो कि G है तो इसके सामने C है, इस तरीके से। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग कि G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे आए और A और T के बीच में बॉन्ड कौन सा आए, तो आपको ये याद रखना है, ये इसकी डायरेक्शन है। दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं डीएनए की, यानी कि दोनों 5 प्राइम एक साइड में एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। और इसलिए क्या है कि दोनों
इनके बीच में जो बॉन्डिंग्स रहती है वो कैसे बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बॉन्ड बनता है आपका, ये बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या रहती है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि आप देखिए तो एडेनिन और थाइमिन यानी कि ए और टी के बीच में जो बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड की, वो डबल बॉन्ड ही क्यों आए, ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं आए, और जी और सी में ट्रिपल ही क्यों आए, इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं आए, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एडेनिन जो है उसकी मैंने बताया था कि प्यूरिन है, इसलिए इसमें डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और थाइमिन जो है आपकी पिरिमिडीन है। तो एक प्यूरिन की बॉन्डिंग जो होती है वो दूसरे पिरिमिडीन से होती है, सेम में बॉन्डिंग आपकी नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आप देखने को मिलेगा कि आप ये देखिए कि ये जो नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स के एग्जांपल अगर अपन देखें तो जैसे कि मान लो आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन्स हैं, उसके अलावा आपके जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये सारे क्या है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे तो डीएनए जो है उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं N2 बेसिस में। तो देखो नाइट्रोजन मिल रहा है ना, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, इधर ऑक्सीजन मिल रहा है, ये नाइट्रोजन मिल रहा है। तो हमें वो कंडीशन देखनी है कि जिस कंडीशन के अंदर आपको ये देखने को मिले कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के बीच में और हाइड्रोजन अगर लाए कर रहा हो तो उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो एक कंडीशन तो ये रही। दूसरी कंडीशन देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन भी प्लेस है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीसरी कोई ऐसी कंडीशन आ रही है इसमें, नहीं आ रही, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो है लेकिन इसकी वैलेंसी तो पूरी है, 3 वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन की भी इधर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लाई नहीं हो रहा। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो कि अगर एच होता तो हो सकता है इनके बीच में भी बॉन्डिंग हो जाती, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए ए और टी के बीच में दो ही बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ऐसी दो ही कंडीशन आपको देखने को मिल रही है जिसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के बीच में क्या प्लेस हो रहा हो, हाइड्रोजन प्लेस हो रहा हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये आता है ग्वानिन और साइटोसिन की स्ट्रक्चर। तो ये जी की स्ट्रक्चर है और ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्यूरिन है इसलिए इसमें डबल रिंग है, और ये पाइरिमिडीन है इसलिए इसमें सिंगल रिंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अब इस केस में आप क्या देखेंगे, हाँ, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन है। इस केस में आप देखो कि ये ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, इनके बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, तो एक बॉन्ड ये हो गया। दूसरा बॉन्ड ये है कि ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ये दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनके बीच में भी हाइड्रोजन प्लेस हो रहा है, तो दूसरा बॉन्ड ये हो गया। तीसरी चीज है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उनके बीच में हाइड्रोजन भी प्लेस हो रहा है, तो थर्ड बॉन्ड जो है ये बन गया। तो अब आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं, यानी कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दोनों कौन से बॉन्ड से ज्वाइन और ये आपस में, तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि जैसे मान लो ए आ गया यहाँ पे, तो ए के बाद में अल्टीमेटली टी आएगा, है ना, और सी है तो सी के सामने ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जी आएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे अगर आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दे तो अल्टीमेटली आप दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की बॉन्डिंग टी से होती है। ये सिंपल सा रूल है, ए की बॉन्डिंग होगी वो टी से होगी डबल बॉन्ड से, और सी की जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड से जी से होगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स N2 बेसिस के बीच में रहते हैं। तो देखो ये N2 बेस है, ये N2 बेस है, ये सारे N2 बेसिस हैं। तो 4 तरह के N2 बेसिस जो है डीएनए में मिलते हैं, A, T, C और G। तो इस तरह के 4 मिलते हैं, और इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग रहती है वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बता रखी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स तभी बनेंगे जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसमें 3 कंडीशन ऐसी आती है जिसमें 3 बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन ऐसी आती है इसलिए 2 बॉन्ड बनते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो आता है आपकी शुगर का डिफरेंस आता है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इसमें देखिए आप ऐसे कि राइबोज, हाँ, इसमें आप देखिए कि राइबोज जो रहता है आपका, ये राइबोज शुगर जो है, ये वाली शुगर आपको किसमें मिलेगी देखने को, आरएनए में। ये शुगर मिलेगी आरएनए में और ये शुगर मिलेगी आपको डीएनए में। तो डीएनए का नाम ही डीएनए है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी जो रहता है डीएनए, वो सेकंड पोजीशन से डीऑक्सी होता है। देखिए इस सेकंड पोजीशन को ध्यान से देखिए, देखने पे आपको पता चलेगा कि आरएनए के केस में यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है, और डीएनए के केस में यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट रहता है।
तो H और OH प्रेजेंट रहता है आरएनए में और H और H प्रेजेंट होता है डीएनए में। इसीलिए यहाँ पे OH ग्रुप की एब्सेंस की वजह से ही डीएनए जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज होता नहीं इस केस में, और अल्टीमेटली ये जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। डीएनए के मोर स्टेबल होने की वजह से एक रीजन ये भी है कि डीएनए में टू सेकंड पोजीशन से डीऑक्सी होता है, और डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। तो ये जो है आपकी सुगर्स का था, तो हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिए, शुगर पढ़ लिए, और H3PO4 जो है थर्ड कंपोनेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स की जो पेयरिंग है वो कैसे रहेगी। तो आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे ये 5 कार्बन की शुगर है, तो ये जैसे C1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर यहाँ पे 5 है। तो ये 5 कार्बन की शुगर इस तरीके से रहती है। 5 प्राइम पे आपको क्या मिलेगा, H3PO4 यानी कि फॉस्फेट मिलेगा, इसीलिए इस एंड को अपन बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है ना, ये फॉस्फेट एंड बोलते हैं। और यहाँ पे इस साइड में क्या रहता है कि एक N2 बेसिस की बॉन्डिंग जो है वो दूसरे N2 बेस से होगी। तो अल्टीमेटली ये वाली जो स्ट्रक्चर है इससे जस्ट इसी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये स्टेट ऐसे थी, तो यहाँ पे आके इस शुगर को हमने ऐसे इन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये होता है 4, और ये होता है 5। तो 5 पे देखो फॉस्फेट है, यहाँ पे भी इसकी 5 पे भी क्या है, फॉस्फेट है, इसके 5 पे भी फॉस्फेट है। तो 5 प्राइम फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा, और 3 प्राइम पे आपको OH देखने को मिलता है, और 2 प्राइम पे आपको H और H देखने को मिलता है डीएनए में। तो यहाँ पे जैसे 2 प्राइम पे मैं बनाऊं तो यहाँ पे H और H बना सकते हो, यहाँ पे 3 प्राइम पे आप H और OH बना सकते हो। बट ये OH यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रखा है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है, ये जो एक ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो उसी के अंदर ये इन्वॉल्व रहती है, और इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ से OH जो है वो आपको नहीं दिखाई देता। तो अल्टीमेटली बट ये वाला जो एकदम टर्मिनल पे रहेगा, जो टॉप पे रहेगा, उसको आपको देखने को मिलेगा कि OH यहाँ पे प्रेजेंट है, बट टर्मिनल वाला फॉस्फेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या होता है कि ये जो OH है इस साइड, इस एंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम OH एंड, और इसको बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। तो 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम फॉस्फेट, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं ये एंटी पैरेलल होती है। जैसे मान लो कि ये नीचे ऐसे जा रही है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगी ऐसे। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल होती है। और आप देखेंगे कि A की बॉन्डिंग जो है वो T से हो रही है, ये कार्बन नंबर 1 ही है, तो A और T की बॉन्डिंग हो गई। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसकी कंडीशन क्या रहती है वो मैंने आपको बता दी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से उनकी बेस पेयरिंग की वजह से इस तरीके से रह जाती है। शुगर फॉस्फेट मिलके डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, और बेस पेयर्स जो रहते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन रखते हैं। तो ये इनका फंक्शन रहता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू के केस में आप देखिए कि ये जो शुगर है, देखो ये शुगर आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी, ये इन्वर्टेड मिलेगी, ये उल्टी है ना, इस तरीके से। तो C1 हो गया, उसके बाद में सॉरी ये C5 है, ये क्या है, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो C5 है ना, और ये वाला हाँ, तो यहाँ से ऐसे रहता है, 5 नंबर इधर रहता है, ये 4 रहता है, ये 3 और ये 2 और ये रहता है 1। तो 1 से जो है आपके N2 बेसिस जो है वो जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो ये फॉस्फेट है, ये आपकी शुगर है, और ये N2 बेसिस है। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका एक न्यूक्लियोटाइड, और इधर वाला न्यूक्लियोटाइड ये रहा, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर से देखो लिख रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से G और C के बीच में 3 क्यों बनते हैं, और A और T के बीच में 2 क्यों बनते हैं, हमने देख लिया है। तो आप इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है बेसिक बना सकते हो। इसमें आपको एक बार 5 प्राइम फॉस्फेट एंड लिखना है, एक 3 प्राइम OH एंड लिखना है। 3 प्राइम के अपोजिट जो होगा वो 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम OH एंड होगा। तो दोनों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों फॉस्फेट एंड जो है वो एक साइड में हो और एक ही साथ हो। तो इस तरीके से क्या रहता है कि डीएनए पूरा अरेंज रहता है, और फिर यही स्ट्रक्चर जो है ट्विस्टेड हो जाती है, और इस तरह की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो ये था आपका पूरा डीएनए के बारे में। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह में फॉरवर्ड करें। थैंक्स।